नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर के साथ। विधानसभा उपचुनाव की घोषणा अगले माह संभव है। 7 महीने से आपको बता दें कि वल्लभनगर और 3 महीने से धरियावद सीट खाली चल रही है। दोनों ही विधायकों की कोरोना की वजह से जान चली गई थी, मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से सीटें खाली चल रही है। 7 महीने से वल्लभनगर की और 3 महीने से धरियावद सीट खाली। दोनों में वल्लभनगर सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि इसी सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में सबसे ज्यादा कलह नजर आ रही है। कांग्रेस के गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के बाद वल्लभनगर सीट खाली हुई थी और धरियावद सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी के गौतम लाल मीणा के निधन के बाद यह सीट खाली हो गई। दोनों सीटों पर दिवंगत विधायकों के परिजनों को वरीयता मिल सकती है, क्योंकि अप्रैल के अंदर जो 3 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें जीत उन्हीं के हाथ लगी। जब परिवार से किसी को टिकट दिया गया तो फिर बात चाहे राजसमंद की हो, सुजानगढ़ की हो या फिर सहाड़ा की हो, परिवार से जीते। सांत्वना के आधार पर जीत मिली थी और इसलिए माना जा रहा है कि परिवार से ही यहां किसी को टिकट दी जा सकती। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गेट वेल सून मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने जताया एसएमएस अस्पताल स्टाफ का आभार और कहा कि मैं सकुशल अपने राजकीय आवास पर पहुंच गया हूं। एसएमएस अस्पताल के समस्त डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी सहित तमाम स्टाफ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा। मैंने देखा कि एसएमएस में सभी मरीजों की सेवा अच्छी तरह से करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए अस्पताल स्टाफ प्रशंसा का पात्र है। दरअसल मुख्यमंत्री 24 घंटे एसएमएस अस्पताल में भर्ती रहे। उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। आर्टरी में 90% ब्लॉकेज था, स्टंट डाला गया। आज मुख्यमंत्री अस्पताल से डिस्चार्ज हुए और डिस्चार्ज होने के बाद वो सभी का आभार व्यक्त करते हुए नजर आए। उन्होंने बाकायदा प्रदेशवासियों को जानकारी भी दी कि वो एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और सकुशल अपने आवास पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद उन्होंने एसएमएस अस्पताल के समस्त डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय और सफाई कर्मी सहित तमाम स्टाफ को धन्यवाद भी दिया, जिन्होंने बहुत अच्छे से मुख्यमंत्री का ख्याल रखा। मुख्यमंत्री लिखते हैं कि मैंने देखा है कि एसएमएस में सभी मरीजों की सेवा अच्छी तरह से करने की कोशिश की जाती है। इसके लिए अस्पताल स्टाफ प्रशंसा का पात्र है। तो एसएमएस अस्पताल के समस्त डॉक्टर्स का धन्यवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया है। उन्होंने कहा कि मैं सकुशल अपने राजकीय आवास पर पहुंच चुका हूं। मुख्यमंत्री जब वहां से डिस्चार्ज हो रहे थे, तमाम नेता वहां पहुंचे थे, उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, उनकी सेहत के बारे में जानने के लिए पहुंचे थे। कल जब उनका स्टंट डाला गया था उस दौरान भी तमाम नेता पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने बाकायदा अस्पताल में कई मरीजों से मुलाकात की और जहां दिक्कतें आ रही थी वहां मुख्यमंत्री फंड से मरीजों का इलाज करने की बात भी कही। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत का आवास पहुंचते ही पुत्री सोनिया ने स्वागत किया। आवास पर पहुंचने के बाद परिवार के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आए। गहलोत ने ट्विटर पर शेयर की परिजनों के साथ एक खुशनुमा तस्वीर। मुख्यमंत्री के स्वस्थ होने के बाद परिजन बेहद खुश नजर आए। पत्नी सुनीता गहलोत, पुत्र वैभव गहलोत, पुत्रवधू हिमांशी और पौत्री काश्मीनी बेहद खुश नजर आई। पुत्री सोनिया और दामाद गौतम अखंड भी इस दौरान बेहद प्रसन्न नजर आए। पिछले 3 दिन से मुख्यमंत्री गहलोत की सेवा के अंदर सभी परिजन लगे हुए हैं और जब मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे तो उसकी कुछ तस्वीरें भी साझा की गई, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रेलवे की, जिसमें अब 3rd AC की नई क्लास शुरू होगी। यात्रियों को कम किराए में एसी सुविधा देने के लिए ये क्लास बनाई गई है। इसमें 3rd AC कोच की तुलना में 8% कम होगा किराया। वहीं स्लीपर क्लास के बेस फेयर में 2.5% ज्यादा किराया किया गया है। देश की सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में
ये कोच लगाए जाएंगे। अगर प्रत्येक कोच की बात की जाए तो बर्थ की संख्या 83 होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए अधिकांश ट्रेनों में जब एसी कोच ही लगेंगे, धीरे धीरे उत्पादन बढ़ाकर नॉन एसी कोचों की ट्रेनों से हटा दिया जाएगा। यानी कि जो नॉन एसी कोच हैं उनको ट्रेनों से धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। मतलब इसका ये कि शायद पूरी ही ट्रेन को एसी सेंट्रलाइज किया जाएगा। इस दौरान जानकारी यह भी है कि 8000 से ज्यादा ट्रेनों का समय बदलेगा। रेलवे ने आईआईटी मुंबई के साथ मिलकर नया टाइम टेबल तैयार किया है। इससे रफ्तार बढ़ने के साथ संचालन समय भी घटेगा। 5 मिनट से 1.5 घंटे तक समय में बदलाव हो सकता है। 73 डिविजन्स की कम डिमांड वाली 500 से ज्यादा गाड़ियां इस दौरान बंद हो सकती हैं। 1000 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन एक्सप्रेस में अपग्रेड हो सकती हैं। यानी कि पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन में अपग्रेड किया जा सकता है। इससे वक्त बचेगा और रफ्तार मिलेगी। साथ ही एक्सप्रेस ट्रेन को मेल या सुपरफास्ट में अपग्रेड किया जा सकता है। हालांकि इससे 10,000 छोटे स्टेशन पर ट्रेनों का ठहराव बंद हो जाएगा। अगले साल से नया टाइम टेबल लागू होने की संभावना है। और अब बात करते हैं पर्यटन उद्योग की, जिसको बड़ा झटका लगा है। शाही गाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स का नहीं होगा दिसंबर तक संचालन। कोरोना के चलते पिछले साल 2 मई को शाही ट्रेन का आखिरी बार संचालन हुआ। 16 महीने से ट्रैक पर नहीं आ सकी पैलेस ऑन व्हील। कोरोना के चलते 55 से ज्यादा टूर रद्द हो चुके हैं। पर्यटन निगम की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी शाही ट्रेन को माना जाता है, जिसकी पूरी दुनिया में डंकार सुनाई देती है। लगातार ऑफ ट्रैक रहने से पर्यटन निगम को अभी तक एक अनुमान के मुताबिक 20 करोड़ का नुकसान हो चुका है। फिलहाल रेलवे के अजमेर वर्कशॉप में पैलेस ऑन व्हील खड़ी है। पर्यटन निगम क्रिसमस टूर आयोजित करना ऐसा विचार कर रहा है, लेकिन दिसंबर तक इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल होना बेहद जरूरी है। कोरोना की वैश्विक वर्तमान स्थिति के चलते टूर की दूर की कोड़ी नजर आ रहा है क्रिसमस टूर, क्योंकि जब तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं होंगी तब तक पर्यटकों के लिए पैलेस ऑन व्हील को शुरू करना एक तरीके से घाटे का सौदा ही साबित होगा। बात करते हैं लेक सिटी की, जहां पर्यटकों की बम्पर आवक देखने को मिल रही है। जन्माष्टमी से पहले लंबी वीकेंड के चलते उदयपुर पहुंचे हैं पर्यटक। शहर के अधिकांश होटल में 9 रूम की स्थिति है, यानी कि लगभग सभी होटल्स बुक हैं। फतेह सागर सहित सभी पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की ट्रेलम पेल नजर आ रही है, यानी कि काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े चेहरे इस दौरान खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक लंबे वक्त के बाद वो इस तरीके की गतिविधियां देख रहे हैं जहां सैलानी इतने की 9 रूम की स्थिति बन रही है। क्योंकि कोरोना की वजह से पर्यटन उद्योग लगभग ठप हो चला था, लेकिन कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने का भी डर लोगों को सता रहा है, क्योंकि थर्ड वेव अगर आएगी तो फिर हमारी लापरवाही की वजह से ही आएगी। वहीं कुछ राज्यों में कोरोना की स्थिति को लेकर गृह मंत्रालय चिंतित है। गृह मंत्रालय ने कोविड को लेकर 30 सितंबर तक आदेश बढ़ा दिए हैं। गृह मंत्रालय ने कोरोना पर राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। इस दौरान कहा गया कि हाई पॉजिटिविटी वाले जिलों में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं। यानी कि जिन जिलों के अंदर कोरोना एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहा है, आंकड़े जहां तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां एक प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए और उसको एग्जीक्यूट किया जाए। त्योहारों के मौसम, सभाओं में भीड़ को रोकने के उपाय करने की सलाह दी गई है। ऐसे बड़े समारोह को रोकने के लिए भी स्थानीय प्रतिबंध लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 के प्रभावी प्रबंधन के लिए 5 स्तरीय रणनीति अपनाने की सलाह दी गई है। और ये 5 स्तरीय जो रणनीति है उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं: टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण। यानी कि ज्यादा टेस्टिंग कीजिए, जो पॉजिटिव आ रही हैं उनको ट्रैक कीजिए कि उनके कनेक्शन में कौन कौन आया है, उन सबको भी टेस्ट कीजिए। जो पॉजिटिव हैं उनको जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट शुरू कीजिए ताकि कंट्रोल किया जा सके। और चौथा है टीकाकरण, यानी कि जिनकी बारी आ रही है वो ज्यादा से ज्यादा टीके लगवाएं, वैक्सीन लगवाएं।
इसके अलावा कोविड उपयुक्त व्यवहार के पालन पर ध्यान की आवश्यकता है, यानी कि 2 गज की दूरी लगवाइए। इसके अलावा मास्क लगाइए और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल कीजिए। राज्यों और केंद्र शासित सरकारों को टीकाकरण कार्यक्रम जारी रखने की सलाह दी गई है। कोविड उपयुक्त व्यवहार को सख्ती से लागू करने में ढिलाई तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। केंद्रीय गृह सचिव ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। वहीं प्रदेश में स्कूल अब खुलने जा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं। 1 सितंबर से प्रदेश में खुलने जा रही 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं। कोरोना गाइडलाइंस की पालना को लेकर शिक्षा विभाग सजग है, अलर्ट है। शिक्षा विभाग के अधिकारी करेंगे स्कूलों का निरीक्षण। नियमों की सख्ती से पालना नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान में लगभग 21,000 से ज्यादा स्कूल हैं जो 1 सितंबर से खुलने वाले हैं। करीब 5,000 सरकारी तो वहीं 16,000 निजी स्कूल 1 सितंबर को खुल जाएंगे। करीब 50 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की ऑफलाइन स्टडी शुरू हो जाएगी, यानी कि स्कूल जाकर स्टडी शुरू हो जाएगी। समय समय पर स्कूल जाकर अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा और ये इसलिए भी जरूरी क्योंकि इस लापरवाही की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे कोरोना की जद में आ जाए, क्योंकि उनका वैक्सीनेशन अभी शुरू हो ही नहीं पाया। और अब बात करते हैं किसानों पर मौसम की मार की। पश्चिमी राजस्थान में बारिश की बेरुखी से भारी नुकसान हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के 8 जिलों की अगर बात की जाए तो वहां 14,70,000 हेक्टेयर फसल खराब हो चुकी है, यानी कि बारिश नहीं होने की वजह से, पानी नहीं होने की वजह से फसलें सूख चुकी हैं, जल चुकी हैं। ये 8 जिले कौन कौन से हैं जरा समझिए। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही और चूरू, जहां बाजरा, मूंग और गवार की फसल में भारी नुकसान हुआ है। खरीफ सीजन में प्रदेश में 1,63,00,000 हेक्टेयर के अंदर अनुमानित बुआई हुई थी, लेकिन बारिश की बेरुखी से अब तक 1,41,00,000 हेक्टेयर में ही बुआई हो पाई। दूसरी तरफ बाढ़ से कोटा संभाग और धौलपुर में भारी नुकसान हुआ, यानी कि एक तरफ सूखे की वजह से नुकसान हुआ जहां बारिश नहीं हुई, और दूसरी तरफ भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति बनी और इससे नुकसान हुआ। बाढ़ से 3,69,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो गई, खराब हो गई। प्रदेश में मानसून का सुस्त रवैया लगातार बरकरार है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 11% कम बारिश हुई है। दरअसल अभी तक 426.22 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन बारिश हुई सिर्फ 377.91 मिलीमीटर। जयपुर की बात की जाए तो जयपुर में बीते 7 दिन से एक भी बूंद नहीं बरसी है। अगले 2-3 दिन में मानसून सक्रिय होगा। हालांकि आज मौसम में थोड़ा बदलाव नजर आया, लेकिन बारिश की बूंदें नहीं दिखी। वहीं चित्तौड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। 3 से 9 सितंबर तक जयपुर, भरतपुर संभाग में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। लेपर्ड्स की फैक्ट्री बना झालाना लेपर्ड सफारी। झालाना लेपर्ड सफारी से एक और खुशखबरी मिल रही है। दरअसल मादा लेपर्ड फ्लोरा दिखी 2 शावक के साथ। तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें मंत्रमुग्ध करने वाली। इससे पहले 17 जुलाई को जलेबी दिखी थी एक शावक के साथ। 11 जुलाई को गजल दिखी थी 2 शावकों के साथ। ट्रैप कैमरा में कैद हुई गजल और शावकों की तस्वीरें। 9 जुलाई को बसंती लखी थी एक शावक के साथ। इस वर्ष झालाना लेपर्ड सफारी में हो चुका है 12 शावकों का जन्म। मानो झालाना एक तरीके से लेपर्ड्स के लिए फैक्ट्री साबित हो रही है। और इसको इस तरीके से समझिए कि झालाना में कुल लेपर्ड्स की संख्या इस वक्त 42 पहुंच चुकी है। रेंजर जनेश्वर चौधरी ने मॉनिटरिंग को बढ़ा दिया, क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या बढ़ेगी उतना कॉन्फ्लिक्ट भी नजर आ सकता है और इस दौरान शिकारी भी एक्टिव नजर हो सकते हैं। सबसे ज्यादा फीस, फिर भी भर्ती की टीस। राजस्थान में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरियों की आवेदन फीस है। अकेले राजस्थान में 20 लाख अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। 1.5 साल में 1 दर्जन भर्तियों के आवेदन लिए जा चुके हैं। अगर सिर्फ आवेदन शुल्क की बात की जाए तो आवेदन शुल्क के नाम पर युवाओं से 250 करोड़ रुपए वसूले गए हैं।
लेकिन गड़बड़ी और विवादों के कारण भर्तियां अटकी पड़ी हैं, पूरी नहीं हो पा रही। हरियाणा, यूपी में दिव्यांग अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता, सिर्फ ऑनलाइन सबमिट चार्ज लिया जाता है। लेकिन राजस्थान में आरक्षित श्रेणी के बराबर फीस वसूली जाती है। महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती आवेदन फ्री है। प्रदेश में 550 रुपए फीस है प्रति आवेदन। प्रदेश में फिलहाल अटकी हैं 1 दर्जन से ज्यादा भर्तियां, यानी कि भर्तियां अटकी हुई हैं, लेकिन आवेदन के जरिए जो पैसा मिलता है उससे राजस्व जमकर भर रहा है। और अब बात करते हैं झालावाड़ काली सिंध पावर प्लांट की, जो एक बार फिर से शुरू हो गया है। पहली इकाई में शुरू हो चुका है बिजली उत्पादन। आपको बता दें कल सुबह 3:45 पर पहली यूनिट एक बार फिर से शुरू हो गई थी। कोयले से भरी पहली रैक झालावाड़ पहुंची है। राजस्थान को लगभग 7 से 8 रैक चाहिए होती हैं। केंद्र की तरफ से कहा गया कि 4 रैक हम जल्द पहुंचाएंगे। हालांकि उनमें से पहली रैक झालावाड़ पहुंची और 6 कोयला रैक भी जल्द झालावाड़ पहुंचने की संभावना है। 600 मेगावाट की एक यूनिट चलाने को 2 रैक कोयले की आवश्यकता होती है। बिजली उत्पादन शुरू होने पर चीफ इंजीनियर KL मीणा ने खुशी जताई। हालांकि इसको लेकर भी नियम है कि आपको 20 से 25 दिन का स्टॉक रखना होता है। राजस्थान में 20 से 25 दिन का स्टॉक कब रहा यह बता पाना मुश्किल, क्योंकि अमूमन 3 से 4 दिन का स्टॉक ही हमेशा से दिखाई दिया है। जब गीतकार गुलजार से मिले मुख्तार, जानकार सूत्रों ने खुलासा किया है। पिछले दिनों मुंबई में हुई थी गुलजार से मुख्तार की मुलाकात। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घंटे भर गुलजार से बातचीत की। बीजेपी के संपर्क, संवाद, समन्वय कैंपेन के तहत गुलजार से मुलाकात हुई, क्योंकि केंद्र सरकार भी चाहती है कि शायर, कवि, लेखक, फिल्मकार इनके साथ संवाद का रास्ता खुला रहे। मुलाकात के दौरान गुलजार ने नकवी को दिया भारत में एक बदलाव करने का सुझाव। दरअसल बाल दिवस होता है, शिक्षक दिवस होता है। गुलजार कहते हैं कि इसी तर्ज पर शिक्षा दिवस भी होना चाहिए। गुलजार का ये आइडिया, ये सुझाव प्रधानमंत्री को भी पसंद आया है और ऐसा माना जा सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने की जल्द घोषणा हो सकती है। और अब बात करते हैं शॉटगन की। सवाल यह है कि क्या वाकई शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा घर वापसी को बेकरार हैं? जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दिए हैं। पिछले दिनों शत्रुघ्न सिन्हा की अमित शाह से अहम मीटिंग हुई थी। शाह के समक्ष सिन्हा ने घर वापसी की इच्छा भी जाहिर की थी। वैसे सिन्हा हमेशा कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज इन आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज, यानी कि राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है। पहले शॉटगन कांग्रेस छोड़कर टीएमसी का दामन थामना चाहते थे, लेकिन यशवंत सिन्हा का बढ़ता इंतजार और जवाहर सरकार को राज्यसभा भेजने से उनका मन बदल गया है। शॉटगन की घर वापसी पर उन्हें किसी राज्य का बनाया जा सकता है राज्यपाल। उधर यशवंत भी शत्रुघ्न के पदचिन्हों पर चलते बीजेपी में पुनर्वास के प्रयास कर रहे हैं। यशवंत के मन भी ये कि उन्हें भी किसी तरह से गवर्नर का पद मिल जाए। भारत में तालिबान का विरोध और स्वागत भी। AIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रखा तालिबान का पक्ष। तालिबान अफगानिस्तान पर भारत सरकार की नीतियों की जमकर आलोचना की। तालिबान से बातचीत कर कूटनीतिक रास्तों को खोलने की सरकार को सलाह दी गई है। भारत के हित की रक्षा के लिए तालिबान के साथ एक राजनयिक स्तर की बातचीत की जरूरत बताई गई है। वैसे भारत में कई राजनीतिक दल या तो चुप हैं या फिर तालिबान का विरोध कर रहे हैं। तालिबान हो या फिर ISK यानी कि IS खुरासान, सब एक ही है। ISK यानी काबुल धमाकों का जिम्मेदार। हालांकि अमेरिका ने महज 48 घंटे में ही बदला लेने का दावा किया। काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को मारने का दावा किया। उधर अब बढ़ने लगा इस्लामिक स्टेट खुरासान का नया खतरा, क्योंकि तालिबान का अफगानिस्तान पर काबिज होना कई खतरों को जन्म दे रहा है। वर्तमान में ISK यानी कि IS खुरासान की सीमाएं ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान तक फैली है।
वैसे पाकिस्तान में भी एक तालिबान है जिसका नाम तहरीक-ए-तालिबान यानी कि टीटीपी है और भारत में केरल से सबसे ज्यादा कट्टरपंथी आईएस के आतंकी संगठन से जुड़े बताए जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बिहार में लालू और नीतीश में कोई खिचड़ी पक रही है? तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद तो नीतीश बने विपक्ष की प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार। बिहार के सियासी गलियारों में इस समझौते की जमकर चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि यूपी विधानसभा चुनाव की जीत और हार पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। इस समझौते में कितना दम, ये यूपी विधानसभा चुनाव के बाद पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वहीं नीतीश इसी सोच के साथ अब बढ़ा रही विपक्षी पार्टियों से संपर्क। हाल ही में हुई ओम प्रकाश चौटाला से नीतीश की मुलाकात काफी अहम रही। वैसे भी नीतीश जाने जाते हैं उत्तर भारत में विपक्ष के सबसे वरिष्ठ नेता। गैर बीजेपी नेताओं का समूह राहुल के नाम पर पूरी तरह से सहमत नहीं है। अंततः गैर बीजेपी पार्टी की तरफ से बीजेपी को चुनौती देने में उनकी सहमति हो सकती है, उन पर सहमति बन सकती है। हम बात करें नीतीश कुमार।